नमस्ते। आज हम समझेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है। हम हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के मूल रूपों, शैलियों और प्रकारों की अवधारणा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम ये भी अध्ययन करेंगे कि प्राचीन काल में संगीत कैसे पढ़ाया जाता है और संगीत के दौरान संगीतकारों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो और भी बहुत कुछ जानने के लिए बने रहें। संगीत एक सामाजिक गतिविधि हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है। प्राचीन भारतीय संगीत की आध्यात्मिक शक्ति से बहुत प्रभावित थे और इसी से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत संगीत की एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर परंपरा है, जो 3500 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। प्राचीन भारत में संगीत की जड़ हिंदू धर्म के वैदिक साहित्य में पाई जाती है। जैसे जैसे इन क्षेत्रों का विकास हुआ, संगीत समकालीन संगीत के समकक्ष कला की एक विशिष्ट शैली बन गया। संगीत क्या है? संगीत शब्दों सम अधिक गीत के मेल से बना है। सम का अर्थ है सभी प्रकार से पूर्ण या उचित, जबकि गीत का अर्थ है गाना। दोनों को मिलाने का अर्थ है सही ढंग से गाना। हालांकि इसमें केवल गायन शामिल नहीं है, इसमें वाद्य, संगीत और नृत्य भी शामिल है। भारतीय संगीत में मूल अवधारणाओं में स्वर, राग, श्रुति, अलंकार और ताल शामिल है। हम अपने आने वाले वीडियो में इस अवधारणा को और अधिक विस्तार से जानेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो प्रमुख परंपराओं में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर भारतीय क्षेत्र से हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारतीय क्षेत्र से कर्नाटक संगीत। ये परंपराएं 15वीं शताब्दी तक अविभाजित थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन की अवधि के दौरान परंपराएं अलग हो गई और अलग अलग रूपों में विकसित हुई। हिंदुस्तानी संगीत राग के सभी पहलुओं के सुधार और अन्वेषण पर जोर देता है, जबकि कर्नाटक प्रदर्शन संक्षिप्त रचना आधारित होते हैं। हालांकि दोनों प्रणालियों में अंतर की तुलना में अधिक सामान्य विशेषताएं हैं। सामान्य बातें हैं, वे दोनों एक सप्तक में 22 श्रुति की अवधारणा का पालन करते हैं। सप्तक में दोनों के 12 स्वर हैं। ठाट राग की अवधारणा आम है। दोनों प्रणालियों में संगीत राग और ताल पर आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है। इसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत भी कहा जा सकता है। 4 दक्षिणी राज्यों को छोड़कर शेष भारत में यह व्यवस्था प्रचलित है। यह नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भी प्रचलित है। अकबर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तानी संगीत का विकास चरम पर पहुंच गया। 16वीं शताब्दी की अवधि के दौरान तानसेन ने ग्वालियर के हिंदू राजा रामचंद्र के संरक्षण में अपने जीवन के पहले 60 वर्षों के लिए संगीत का अध्ययन किया और संगीत नवाचारों की शुरुआत की, और उसके बाद अकबर के मुस्लिम दरबार में प्रदर्शन किया। कई संगीतकार तानसेन को हिंदुस्तानी संगीत का संस्थापक मानते हैं। तानसेन की शैली और नवाचारों ने कई आधुनिक घरानों को प्रेरित किया। हिंदुस्तानी संगीत 3 प्रमुख रूपों ध्रुपद, ख्याल और तराना में मौजूद है। हल्के शास्त्रीय रूपों में धमर, त्रिवत, चैती, कजरी, तप ख्याल, अष्टपदी, ठुमरी, दादरा, गजल और भजन शामिल हैं। हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र। वीणा तार वाद्य यंत्र पारंपरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन आज कुछ ही लोग इसे बजाते हैं और इसे बड़े पैमाने पर इसके चचेरे भाई सितार और सरोद ने हटा दिया है। दोनों की उत्पत्ति फारसी प्रभावों के कारण हुई है। तार वाद्य यंत्र में सारंगी और वायलिन लोकप्रिय हैं। बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम वायु के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। ताल में तबला और पखावज सबसे लोकप्रिय हैं। सुरबहार, सुरसिंगर और संतूर के विभिन्न संस्करणों में दुर्लभ रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तार वाले वाद्य यंत्रों में शामिल है। कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों की शास्त्रीय परंपरा है। यह प्रणाली दक्षिणी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रचलित है। पुरंदर दास एक हिंदू संगीतकार
और संगीतज्ञ थे जो विजयनगर साम्राज्य के हम्पी में रहते थे। उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। पुरंदर दास एक साधु थे और वे विष्णु और विठल अवतार के रूप में हिंदू भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने शास्त्रीय भारतीय संगीत सिद्धांत को व्यवस्थित किया और संगीतकारों के लिए अपनी कला सीखने और परिपूर्ण करने के लिए अभ्यास विकसित किए। दक्षिण भारत से कर्नाटक संगीत हिंदुस्तानी संगीत की तुलना में अधिक लयबद्ध रूप से गहन और संरचित है। इसके उदाहरण है रागों का मेलाकाटू में तार्किक वर्गीकरण और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के समान स्थिर रचनाओं का उपयोग। कर्नाटक राग का विस्तार आमतौर पर गति में बहुत तेज होता है और हिंदुस्तानी संगीत में उनके समकक्षों की तुलना में छोटा होता है। राग में सुधार भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। कर्नाटक संगीत में आशुरचना के मुख्य पारंपरिक रूपों में आलपना, निरावल, पल्लवी, रागम, स्वरकल्पना, तनम और तानी अवतारम शामिल हैं। हिंदुस्तानी संगीत के विपरीत कर्नाटक संगीत को रचनाओं के माध्यम से पढ़ाया और सीखा जाता है, जो कई जटिल संगीत विवरणों को कूटबद्ध करता है। साथ ही मुफ्त आशुरचना की गुंजाइश भी प्रदान करता है। कर्नाटक संगीत रचना का लगभग हर गायन अलग और अद्वितीय है, क्योंकि इसमें संगीतकार की दृष्टि के तत्वों के साथ साथ संगीतकार की व्याख्या भी शामिल है। कर्नाटक रचना में वास्तव में दो तत्व होते हैं। एक संगीत तत्व होता है, दूसरा वह होता है जो रचना में व्यक्त किया जाता है। शायद यही कारण है कि अधिकांश कर्नाटक संगीत रचनाएं गायन के लिए ही रची जाती हैं। समृद्ध संगीत अनुभव के अलावा प्रत्येक रचना संगीतकार के ज्ञान और व्यक्तित्व को सामने लाती है और इसलिए शब्द उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की संगीत तत्व। ये संगीतकारों के लिए एक विशेष चुनौती है, क्योंकि इस संगीत को प्रस्तुत करने में केवल सही संगीत नोट्स बजाना या गाना शामिल नहीं है। संगीतकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समझें कि संगीतकार ने विभिन्न भाषाओं में क्या बताया और संगीत के वाक्यांश गाते हैं जो उस प्रभाव को बनाने के लिए कार्य करते हैं जो संगीतकार द्वारा उनकी रचना में अभिप्रेत था। रचनाएं कई प्रकार के रूप हैं। गीतम और स्वर जाति मुख्य रूप से बुनियादी सीखने के अभ्यास के रूप में काम करने के लिए हैं। कर्नाटक संगीत में सबसे आम और महत्वपूर्ण रूप वर्णम और कृति है। कर्नाटक संगीत पारंपरिक रूप से पुरंदर दास द्वारा तैयार की गई प्रणाली के अनुसार पढ़ाया जाता है। छात्र के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद वर्णों को पढ़ाया जाता है और बाद में छात्र कृति सीखता है। एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करने के लिए एक छात्र पर्याप्त रूप से सक्षम होने से पहले आम तौर पर सीखने में कई सालों लगते हैं। सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में सीखने के पाठ और अभ्यास कमोबेश एक समान है। सीखने की संरचना को जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कर्नाटक संगीत पारंपरिक रूप से गुरुकुल प्रणाली में पढ़ाया जाता था, जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहता था और कला सीखता था। कर्नाटक संगीत सदियों तक बिना लिखे ही मौखिक रूप से प्रसारित होता रहा। इस प्रणाली के साथ नुकसान यह था कि यदि कोई पुरंदर दास द्वारा रचित कृति के बारे में सीखना चाहता था, तो इसमें पुरंदर दास के छात्रों के वंश से एक व्यक्ति को खोजने का कठिन कार्य शामिल था। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कर्नाटक संगीत के लिखित संकेतन को पुनर्जीवित किया गया था, जो तंजौर में शाहजी द्वितीय के शासन के साथ हुआ था। शाहजी की संगीत पांडुलिपियों की प्रतियां अभी भी तंजौर में सरस्वती महल पुस्तकालय में उपलब्ध है। कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र। संगीत कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक तंबूरा ड्रोन उपकरण है। ड्रोन संगीत में ड्रोन एक हार्मोनिक या मोनोफोनिक प्रभाव या संगत होता है, जहां एक नोट या तार लगातार अधिकांश या सभी टुकड़े में बजता है। हालांकि तंबूरा को तेजी से श्रुति बक्से द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और अब इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा अधिक सामान्यतः उपयोग किया जाता है। सरस्वती वीणा और या वेणु बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को कभी कभी एक संगत के रूप में पाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर एक गायक को वायलिन वादक द्वारा समर्थित किया जाता है। लय संगतकार आमतौर पर मृदंगम वादक होता है, हालांकि अन्य परक्यूशन वाद्य यंत्र जैसे कि घटम, कांजीरा और मोरसिंग भी अक्सर मुख्य परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट के साथ होते हैं और बीट्स के साथ लगभग कॉन्ट्रापंटल फैशन में बजते हैं। अभी के लिए इतना काफी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें
कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।